ठीक है, आज पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो यहाँ पर एक ही क्लास में आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछने वाले जितने भी संभावित प्रश्न है सभी को लेके आए हैं। एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। तो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, वो भी आसान भाषा में। बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 यानी चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो ये सवाल बिहार बोर्ड में बार बार 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं, इसको भी याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसके 2 जो नियम होते हैं वो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल। तो यहाँ पर सवाल क्या है? यहाँ पर सवाल कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कभी कभी दोनों को एक साथ मिला के पूछे जाते हैं सवाल। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें, एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम, ठीक है, यहाँ पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है किन्हीं 2 माध्यमों में, ठीक है, और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नितांक है। एक नितांक है कहने का मतलब कि साइन, अर्थात देके लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है, साइन आई, ठीक है, बटा साइन आर। क्या लिख सकते हैं? साइन आर बराबर एक नितांक। ठीक है, एक नितांक को म्यू से सूचित करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम को, ये दूसरा वाला नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर सवाल पूछेगा स्नेल के नियम को लिखें तो ये दूसरा वाला नियम को लिख देंगे, स्नेल का नियम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या इसको भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। सभी प्रकार के अपवर्ती पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह, सभी प्रकार के अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, यानी सभी प्रकार के अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सभी प्रकार के अपवर्ती पृष्ठ किसके नियमों का पालन करते हैं? तो अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्या कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यानी अलग अलग प्रकाश की जो चाल है ना, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में अलग होते हैं, पानी में अलग होते हैं प्रकाश की चाल, हवा में अलग होते हैं, ठीक है, कांच में अलग होते हैं। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितना होती है? तो निर्वात में, निर्वात का मतलब यानी यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से कुछ ऊंचाई ऊपर जाएंगे 15-17 किलोमीटर, तो वहाँ निर्वात है। ठीक है, वहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको बोलेंगे निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो इसको याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है तो वो आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 इंटू, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखना है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और सबसे अधिक चाल निर्वात में ही होता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक, अगला बात कि
अगला क्या कहता है कि पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। तो पानी में प्रकाश की जो चाल होता है ना, वो कितनी होती है, तो वो होती है आपका पानी में, ठीक है, यानी 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब 2,25,000 किलोमीटर कह सकते हैं इसको, ठीक, इतना होती है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल आपका याद रखिएगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतना होती है। तो इसको याद रखना, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, या फिर 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। तो सवाल पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और पानी में कितना होता है, यानी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। या फिर किलोमीटर में बोलेंगे तो क्या 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आपको देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपका क्या पॉइंट कहता है, इसको भी याद रखिएगा आप। कहता है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, ठीक है। अगर प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा, प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ठीक, अगर जिसमें प्रकाशीय घनत्व कम होगा तो उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है, इसको भी याद रखना है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे, एक सवाल आ चुका है आपके सामने। इससे पहले हम कहें कि स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल के नियमों को लिखें, स्नेल के नियम को लिखें। ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं सवाल बिहार बोर्ड में, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर स्नेल का जो नियम है ना, उसको लिखने के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नितांक होता है, ठीक है। तो इसी को अर्थात दे के क्या लिख सकते हैं, यानी अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नितांक यानी म्यू कह सकते हैं, ठीक है। ये भाषा में, ये संकेत में लिख दिए, तो ये आप अपना लिख दीजिएगा, आपका स्नेल का नियम हो गया, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको पूरे 10 क्लास का जितना सिलेबस है पूरा पढ़ाया जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे। आप पूरा अगर क्लास देख लेते हैं तो आपका 100% है कि 450 प्लस ही नंबर आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझना है क्या, कि यहाँ पर कहता है क्या कि आपको कह रहा है यहाँ पर विरल माध्यम, ठीक है, समझेंगे विरल माध्यम। कौन माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। देखिए ये आपको क्या कह रहा है कि विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम क्या है, तो हम लोग इसका जानते हैं विरल माध्यम का कि कम घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। यानी कम घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जैसे निर्वात, हवा, इस सब का घनत्व क्या है, कम है, इसीलिए इसको निर्वात और हवा को विरल माध्यम कहेंगे। अगला क्या है, अगला आपका यहाँ पर क्या सवाल है कि देखिएगा सघन माध्यम। तो अधिक सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ कि अधिक घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, पानी, ठीक है, ये सब क्या है, यानी सघन माध्यम है। इसका घनत्व ज्यादा है इसलिए सघन माध्यम है। अब मान के चलते हैं कि हवा और पानी में किसका माध्यम ज्यादा होगा, तो पानी का माध्यम ज्यादा होगा, हवा कम घनत्व होगा और पानी ज्यादा घनत्व होगा। तो पानी जो है वो सघन माध्यम होगा और हवा विरल माध्यम हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर कुछ
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का काम आने वाला है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ कहता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी जो प्रकाश की किरण है ना, जब भी अगर विरल से सघन की ओर जाएगा तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो प्रकाश का चाल घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाता है। यानी प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। जब भी सघन से अगर विरल की ओर जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा और प्रकाश की चाल बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत, ठीक है, लंबवत मतलब सीधा, लंबवत मतलब सीधा, ठीक है, लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम है, अगर सीधा आएगा तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, उसको अच्छा से देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, कहने का मतलब यहां पर क्या, एक चीज समझिएगा। जैसे मान के चलते हैं यहां पर विरल माध्यम है, यानी ये वायु है विरल माध्यम, ये विरल माध्यम, और यहां पर मान लेते हैं ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है, क्या है, कांच का टुकड़ा है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आया, ठीक है, तो ऐसे आकर के ये ऐसे मुड़ गया, ठीक, जाना चाहिए, जबकि इसको ऐसे होकर के ऐसे नहीं गया, ऐसे, और ये क्या है, अभिलंब है। यहाँ पर कौन आई, कौन आर, ठीक, तो ये मुड़ गया, तो ये हो गया विरल, ये हो गया सघन माध्यम, क्या है, ये हो गया सघन, ठीक है, ये है सघन, सघन माध्यम, क्योंकि कांच है ये तो ये सघन हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण आया, जैसे दूसरा माध्यम में सघन में पहुंचा तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो इसका मतलब ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो ये प्रकाश की चाल घट जाएगा, विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। अगर आपका ये है आपका कांच, अगर आपका मान के चलते हैं, ठीक है, जाना चाहिए ऐसे, ऐसे नहीं जाकर के ये है अभिलंब। अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, देखिए कितना दूर हो गया अभिलंब से, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगा प्रकाश की किरण और प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा। अगर ये सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा प्रकाश की किरण और प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा। अगर उधर से आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। ये चीज फिगर में समझना था हम लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण को लिखे, यानी प्रकाश का अपवर्तन जो है उसका क्या उदाहरण हो सकता है, तो उस उदाहरण को लिखे। तो प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण निम्न है। नंबर 1, ठीक है, पानी में डाली हुई पेंसिल या छड़ी टेढ़ी दिखाई देना। अगर पानी में छड़ी, ठीक है, अगर किसी पानी में डाली हुई पेंसिल या छड़ी को अगर डालते हैं तो वो यानी टेढ़ी यानी तिरछा दिखाई देना, ये किसका कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा तिरछा दिखाई देती है, ठीक है। नंबर 2, तालाब या नदी का गहराई कम दिखाई देना। तालाब या नदी का गहराई कम दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण कम दिखाई देता है। अच्छा, इंद्रधनुष का बनना, नंबर 3 में इंद्रधनुष का बनना, ये भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे शून्य में, शून्य या निर्वात, ठीक है, या तो शून्य या तो निर्वात लिख सकते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक हीन होता है, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, वो क्या होता है, मात्रक हीन होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहां पर कुछ यानी पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक
कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। अगर अपवर्तनांक कम होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम, ठीक है, अगर अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल उसमें अधिक होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। एक एक क्वेश्चन को देखिए, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। किसका होता है? हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? यानी 2.42 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। उसके बाद सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? हवा या निर्वात का होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 1.0003 होता है। ठीक है, सबसे कम निर्वात या हवा का होता है, सबसे अधिक हीरा का होता है। ठीक, और इसका सबसे कम होता है निर्वात का, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। और हीरा में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम, इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसमें चाल कम होगा। इसका अपवर्तनांक कम है तो इसका चाल अधिक होगा। इस बात को याद रखिए, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इस सब्जेक्टिव के बाद जो क्लास आने वाला है, एक ही क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, एक चीज याद रखने वाला बात है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी पढ़ा है ना अपवर्तनांक, तो ये है माध्यम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? वायु। ठीक है, तो यहाँ पर है वायु, तो वायु नंबर 1 वायु, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1.00 होता है। अच्छा, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बर्फ, यहाँ बर्फ है, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है। उसके बाद जल, ठीक है, क्या है? जल, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक है, उसके बाद है अल्कोहल, तो अल्कोहल का कितना होता है? 1.36। उसके बाद क्या है? किरोसिन, तो किरोसिन का अपवर्तनांक कितना? 1.44। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? तो उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद है आपको, इसको याद कर लेना, इतना सब नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद तारपीन तेल, तारपीन तेल का कितना होता है? यानी तारपीन का तेल, इसका तो 1.47। ठीक है, उसके बाद बेंजीन, बेंजीन का कितना होता है? तो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। ठीक है, क्राउन कांच का कितना? तो 1.52। ठीक है, उसके बाद आपको यानी खनिज नमक, खनिज नमक का कितना होता है? खनिज नमक का होता है जाकर क्या? 1.54। ठीक, इसको याद रखना है। बाकी हीरा, यहाँ पर क्या है? हीरा, तो हीरा का याद रखना है, हीरा का कितना होता है? तो हीरा का होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, हीरा का कितना होता है? तो हीरा का होता है यानी 2.42। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सभी को याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको बताना है 2.42। ठीक है, इस तरह से याद रखना है सबका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस का परिभाषा, दो पृष्ठों से घिरा किसी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस में, ठीक है, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में क्या होते हैं? दो मुख्य फोकस, जिसका नाम लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1, ठीक है, और F2 होते हैं। याद रखिए, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1, ठीक है, और C1 और C2, इसको याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो दो, F1 F2। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो, C1 C2, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लेंस का द्वारक, ठीक है, लेंस का द्वारक, ये चीज को याद रखना है। लेंस का द्वारक, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, लेंस का द्वारक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है लेंस का द्वारक किसे कहते हैं या क्या है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे लेंस का द्वारक का, कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का
प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस का द्वारक कहलाता है। चलिए फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र, ठीक है, लेंस का वक्रता केंद्र, इसको दिमाग में रखना, लेंस का वक्रता केंद्र। तो लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टॉपिक है आपका। क्या टॉपिक है? यहाँ पर कहता है क्या? लेंस की फोकस दूरी। क्या कहता है? लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी को समझना है कि लेंस के प्रकाशिक बिंदु तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर चित्र में दिखाएंगे आप लोग को किसको क्या कहते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे। अब यहां पर सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन? एक है आपका अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस को हम लोग, अवतल जो लेंस होता है ना, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस को हम लोग, यानी अवतल लेंस को और भी दूसरा नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को और भी दूसरा नाम से जानते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार का लेंस हुआ। जैसे अवतल लेंस कैसा होता है? इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का अवतल लेंस होता है, देख लीजिए, इस तरह का क्या होता है? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा होता है? बिल्कुल इस तरह का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। एक बार गौर से देख लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं इसका डिटेल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, ये अगर पढ़ लेते हैं तो इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, और अगर सब्जेक्टिव इसको पढ़ लेते हैं अंतर, तो इसका ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो लिखते हैं क्या उत्तर में? लिखते हैं हम लोग कि क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात कि यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्न अंतर है, ठीक है। एक तरफ हम लोग क्या कर देंगे? तो एक तरफ यहाँ पर कर देंगे हम लोग क्या, ध्यान से देखिए, ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया आपका क्या? अवतल लेंस, ठीक है। इसको देखिएगा, ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, ठीक। तो यहाँ पर समझना है, ये जो भी लिखेंगे इधर उत्तल लेंस के बारे में लिखेंगे, इधर जो भी लिखेंगे अवतल लेंस के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि यह मतलब उत्तल लेंस, यह बीच में मोटा, उत्तल लेंस जो होता है ना, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। और इधर देखेंगे, यह बीच में पतला, अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। चलिए नंबर 2 इसका देखेंगे, इसकी क्षमता धनात्मक होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर अवतल लेंस की क्षमता बोलेंगे, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी ऋणात्मक बोले तो माइनस में होती है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए और भी पॉइंट है इसका, कम से कम 4-5 पॉइंट इसका पढ़ा देते हैं। आगे देखिए और भी इसका है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ पर ये अंतर अभी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। तो इधर अब हम लोग जो देखेंगे, तो इधर जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे? इसकी फोकस, ठीक है, इसकी फोकस धनात्मक होती है, यानी उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है। इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें दोनों प्रकार का, ठीक है, यानी आभासी तथा वास्तविक, वास्तविक तथा आभासी, उत्तल लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी, लेकिन अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। 5वां पॉइंट, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, यानी आपको ये सब पढ़ लेते हैं तो एक नंबर का क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। कैसे? बोलेगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को। बोलेगा किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल।
ठीक है, इस तरह का आपको याद रखना है। पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन का यानी जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या कहता है, एक सवाल और आ चुका है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना है। कहता है कि अवतल लेंस द्वारा, किस लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो लेंस अवतल होगा तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, अवतल लेंस पर हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो हमेशा आभासी सीधा, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। यानी अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल लेंस क्लियर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अवतल लेंस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल लेंस पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। आभासी सीधा, वस्तु से छोटा होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक पॉइंट और आ चुका है यहाँ पर, क्या कहता है, अब उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज, ठीक है। तो उत्तल लेंस में हर टाइप का प्रतिबिंब बनता है उस, ठीक है। अवतल लेंस इजी है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, लेकिन उत्तल लेंस में ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। वस्तु के बराबर भी बनाएगा, वस्तु से छोटा भी बनाएगा, वस्तु से बड़ा भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा, आभासी भी बनाएगा। तो उसका कंसेप्ट यहाँ देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट तो यहाँ पर है आपका, ठीक है, एक यहाँ, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट आपका ये है, ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है और छठा पॉइंट ये है। 6 तरह का बनेगा। पहला नंबर यहाँ पर देखिएगा कि उत्तल लेंस में, किस लेंस में, उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब यानी F2 पर बनेगा, यानी फोकस F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखें, कहाँ रखें, अनंत और 2f1 के बीच रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। उसके बाद छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ रखें, तो 2f1 पर रखें, 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा, समान बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर वस्तु को f1 तथा 2f1 के बीच रखेंगे, जब बीच में रखेंगे, ठीक है, बीच में रखेंगे तो 2f और, ठीक है, कहाँ बनेगा, तो 2f और अनंत, ठीक है, अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद वस्तु को यानी F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर वस्तु को यानी F1 तथा प्रकाश लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। यानी उत्तल लेंस में सब यानी अधिकतर वास्तविक उल्टा बनेगा, केवल एक ही जगह पर यानी आभासी सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, यानी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो आभासी सीधा, बाकी वास्तविक उल्टा बनेगा। चलिए इसको चित्रात्मक समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर चित्र देखिएगा, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, F2 पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा बनेगा। फिर वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2f2 के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। वस्तु को अगर 2f1 पर रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, 2 पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब को 2f1 तथा f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 और अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु को F1 पर रखें
तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फिर हम यानी F1 और लेंस के केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु है इधरे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ये पूरा चित्र है, ठीक है, ये पूरा चित्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल। क्या कहता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित का मतलब एकीकृत करता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका भी उत्तर लिखेंगे कुछ इस प्रकार, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को, ठीक है, अपवर्तन के बाद अवतल लेंस मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित मतलब फैलाती, ठीक है, अपसारित करती है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है या कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहता है सवाल कहता है, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे 2 नंबर में चाहे 1 नंबर में। क्या है सवाल, लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है, पावर। तो यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी अर्थात इसका सूत्र होगा, अर्थात, ठीक है, क्षमता को, लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं किससे, P से। तो P बराबर 1/F होता है। P बराबर 1/F होता है जब मात्रक यानी F का मान फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो, ठीक, ये होता है। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक डायऑप्टर क्या होता है, डाई, ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर, ठीक है, क्या होता है, डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर, ठीक है, यानी डायऑप्टर याद रखिएगा, डायऑप्टर यानी D से सूचित करते हैं। या फिर डायऑप्टर नहीं होगा तो क्या होगा, मीटर माइनस इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स ये होता है, इसको याद रखिएगा, होता है डायऑप्टर, जिसको D से सूचित करते हैं, या मीटर इनवर्स को ही डायऑप्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी लेंस की 1 डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो 1 डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना कैसे करेंगे, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर कहलाती है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कहता है, देखिए अब कुछ नॉमरिकल आ गया, ठीक है, इससे यहाँ पर VBI क्वेश्चन है, ये कहता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यानी 2 मीटर, ठीक है, लेंस कौन सा है, अवतल है। अगर अवतल लेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेंस अगर आपका यहाँ पर क्या है, अवतल है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, लेंस अवतल है तो यहाँ पर फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है, किस में होगा, माइनस में। अगर लेंस उत्तल होता तो फोकस दूरी प्लस में होता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले फोकस दूरी यानी F बराबर कितना दिया हुआ है, -2 मीटर, ठीक है। अब देयरफॉर हमको निकालना है क्या, क्षमता, यहाँ पर क्या निकालना है, बोलता है क्षमता का मतलब P। तो P बराबर क्या होता है, 1/F, ये सूत्र होता है। तो P बराबर अब -1/, ठीक है, यहाँ पर चूंकि माइनस में है तो 2 लगा देंगे।
अब इसको भाग देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 10 0.5 हो जाएगा, ठीक है 0.5। अब यहाँ पर आपका क्षमता, क्षमता का मात्रक क्या होगा, यानी डायफ्टर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ये आंसर। डी का मतलब डायफ्टर, डी का मतलब डायफ्टर, ठीक है, या डायफ्टर देंगे या मीटर इनवर्स लिखेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे एक सवाल और नॉमरिकल आ चुका है। यहाँ पर कहता है क्या, सवाल कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी लेंस कौन सा है, उत्तल है, लेंस कौन सा है, उत्तल है, और फोकस दूरी दिया हुआ है। सबसे पहला बात कि फोकस दूरी दिया हुआ है एफ बराबर क्या, कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लेंस है उत्तल, तो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, और निकालना है क्षमता। तो P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। तो P बराबर, ठीक है 1/F, F का मान कितना है 25, तो 25 ये सेंटीमीटर में है, इसको अगर सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो ऊपर में क्या करेंगे, 100 गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे। याद रहे, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे, फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे, सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में 100 गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 डायफ्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 डायफ्टर। अच्छा डायफ्टर आंसर, ठीक है ये हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम, तो इसको याद रखना है माध्यम। तो माध्यम का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, माध्यम, माध्यम किसे कहते हैं, तो जिस भौतिक साधन से प्रकाश गुजरकर हम तक पहुंचता है उसे माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। यानी जिस भौतिक साधन से प्रकाश गुजरकर हम तक पहुंचता है उसे माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्टिव को क्लियर कर दिए। अब एक क्लास देंगे इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, उससे एक क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेंगे, यानी उन्हीं में से सब जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं में से रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।